बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। नहीं रहे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, 84 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। सदर रामनाथ कोविंद समेत मुल्क की आला शख्सियात ने जाहिर किया दुख, पेश किया खिराज। जेलों में बंद मुसलमानों की तादाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, कहा यह नाइंसाफी का है एक और सबूत। तेलंगाना की 400 साल कदीम कुतुबशाही दौर की मस्जिद तीन कमान हुई आबाद। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने नमाज ज़ोहर की अदा की इमामत। रियासत में कोरोना के केसेस में मामूली कमी। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा केसेस करीमनगर में तो सबसे कम नारायणपेट में किए गए दर्ज। हैदराबाद के कई इलाकों में आवाम को उठानी पड़ सकती है पानी की परेशानी। 2 सितंबर से 3 सितंबर तक वाटर सप्लाई होगी मुतासिर, लोगों को पानी जमा कर लेने का दिया गया मशवरा। और बीजेपी MLA राजा सिंह ने की मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात। जान को खतरा वाली बात की मुकम्मल जांच करने का होम मिनिस्टर ने दिलाया भरोसा। और अब पेश है खबरों की तफसील। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। मुल्क के साबिक सदर प्रणब मुखर्जी ने पीर को अस्पताल में दौरान इलाज 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके देहांत की खबर उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके दी है। प्रणब मुखर्जी की मौत पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद समेत मुल्क भर की आला शख्सियात ने दुख का इजहार करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। प्रणब मुखर्जी वेस्ट बंगाल के वीरभूम जिले में करनाहर शहर के करीब वाक़े मिराती गांव के एक ब्राह्मण खानदान में 11 दिसंबर 1935 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम कामदा कंकर मुखर्जी और मां का नाम राज लक्ष्मी मुखर्जी था। उनके वालिद 1920 में कांग्रेस पार्टी में सरगर्म होने के साथ साथ मगरबी बंगाल असेंबली में 1952 से 1964 तक एज अ मेंबर और वीरभूम यानी वेस्ट बंगाल जिला कांग्रेस कमेटी के सदर रह चुके थे। उनके वालिद एक मुअज़्ज़िज़ फ्रीडम फाइटर भी थे, जिन्होंने बरतानवी इक़्तिदार के खिलाफ जद्दोजहद में 10 साल से ज़्यादा जेल की सज़ा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी पहली बार 1969 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। एक बार राज्यसभा की तरफ गए तो कई सालों तक अवाम के दरमियान में जाकर इलेक्शन नहीं लड़ा। सियासी ज़िंदगी में तकरीबन 35 साल बाद उन्होंने लोकसभा का रुख किया। 2004 में वो पहली बार वेस्ट बंगाल के जंगीपुर पार्लिमानी हलके से मुंतखब हुए। 2009 में वो लोकसभा पहुँचे। वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव ने 1991 में उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाने के साथ ही प्लानिंग कमीशन का नायब सदर का ओहदा दिया। मनमोहन सिंह की हुकूमत में उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। प्रणब वज़ीर आज़म बनने से कई बार चूके, लेकिन इस अहम ओहदे पर ना होते हुए भी बहरान के वक्त तमाम लोग उनकी तरफ ही देखते थे। सियासत के ऐवानों में अपने फ़न का लोहा मनवाने के बाद प्रणब मुखर्जी मुल्क के सबसे आला आईनी ओहदे यानी सदारती ओहदे पर 25 जुलाई 2012 को फायज हुए थे। 80 की दहाई में वज़ीर आज़म के ओहदे की हसरत का इजहार करने के बाद उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी भी बनाई थी। ताहम बाद में फिर से कांग्रेस ज्वाइन की और फिर
सियासी बुलंदियों को छूते चले गए। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने जेल में बंद मुसलमानों की तादाद से जुड़ी एक खबर पर ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि मुस्लिम मर्दों को पहले से ही बड़ी तादाद में कैदी बनाकर रखा गया था, लेकिन अब उनकी तादाद और भी बढ़ गई है। कानून की नज़र में ये लोग बेकसूर हैं, लेकिन वो अभी भी सालों तक जेल का सामना करते हैं। ये सिस्टमिक इनजस्टिस यानी निज़ामी नाइंसाफ़ी का एक और सबूत है जिसका हम सामना कर रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने इंडियन एक्सप्रेस की जिस खबर को शेयर करते हुए ये बात कही है, उसके मुताबिक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने देश की जेलों में बंद कैदियों से जुड़े आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जेल में बंद मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों की तादाद मुल्क भर में उनकी आबादी के तनासुब से अलग है, जबकि दीगर पिछड़े तबके यानी ओबीसी और आला ज़ात से जुड़े लोगों के मामलों में ऐसा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के नंबर से पता चलता है कि मुस्लिम तबके से आने वाले जेल में बंद कैदी कसूरवारों के बजाय ज़ेर गौर कैदी ज़्यादा हैं। वक्फ अराजी पर कब्ज़ों में नाकामी के इल्ज़ामात से रहे तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज मुरगमचेरू गच्चीबौली में वाक़ 400 साला कदीम मस्जिद तीन कमान कुतुब शाही को आबाद करने का ऐलान किया। जानेंगे पूरी तफसील इस रिपोर्ट में। कुतुब शाही दौर की 400 साला कदीम ये मस्जिद तीन कमान पिछले कई सालों से वीरान थी और सोशल मीडिया पर इस मस्जिद को लेकर कई मरतबा पोस्ट किए गए थे। बहरहाल इस जानिब बार बार तवज्जो दिलाने के बाद आज इस मस्जिद को आबाद किया गया। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस मस्जिद में कई सालों बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई, जिसकी इमामत खुद वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अदा की। अल्लाहु अकबर। जो इस नमाज का आज से इस मस्जिद में आगाज किया है, अल्लाह की जो कोशिशें थी उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। नमाज के बाद मीडिया से खिताब करने पहुंचे मोहम्मद सलीम को उस वक्त हजीमत का सामना भी करना पड़ा जब मजमुए में से एक शख्स ने पीछे से इस ज़मीन की मिल्कियत को लेकर बहस करना शुरू की। रिश्तेदार है बोल के मालूम हुआ, तो क्या अभी भी मस्जिद उन्हीं के हाथों में दी जाएगी? नहीं, पहले थे कमेटी में। अभी हम देख के जो ना यहाँ के महल्ले के लोग जो है, क्योंकि बस्ती के लोग खत्म होने के बाद ही मस्जिद के लोग जब आके इतनी बचाते मस्जिद के लोग जो है पूरा हैदराबाद उसको लेके जाओ। ये अल्लाह का घर है। बहरहाल मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने इस मस्जिद की मौजूदा अराजी के बारे में जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने इस मस्जिद को आबाद करने के बाद इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली से भी वाकिफ करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी तमाम वीरान मसाजिद को दोबारा आबाद करने के बारे में भी दावे किए। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर आबाद हो रहा है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अल्लाह के घर में जो है ना सब मिलकर, एक उंगली से कुछ वजन नहीं उठता, मैं अकेला एक हाथ से कुछ नहीं, सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ना है। सब लोग मिलकर यहाँ पर नमाज कायम करना है और यहाँ पर महल्ले वालों की जिम्मेदारी है और हम वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है। एक एक रुपया भी है तो वक्फ बोर्ड से यहाँ के काम के लिए जाएगा और जहाँ जहाँ पर भी है आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, जहाँ भी बन है कुछ भी है, हमारे से जो हो सकता, गवर्नमेंट से जो हो सकता बराबर गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट रहेंगी इंशाल्लाह। देख रहे हैं आप कितने स्कीम्स वगैरह आए हुए और उसी तरीके से जो ना, अब अगर वैसा रहता तो आज मस्जिद ही आबाद नहीं कर सकते थे। पुलिस की बगैर सपोर्ट के कोई काम नहीं हो सकता, मगर आज पुलिस हमारे को सपोर्ट करी, गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से, कलेक्टर की सपोर्ट, आरडीओ की, एमआरओ की, सबकी सपोर्ट लेके हम लोग ये काम करें। और ऐसी जहाँ जहाँ भी है गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम लोग जो जेन्युइन है, जो पेपर पे गजट मुंतखब में है, वो मस्जिदों को आबाद करेंगे और इसमें कंट्रोवर्सी करने की किसी को जरूरत नहीं है, मदाखलत करने की जरूरत नहीं है। आबाद करने के लिए आइए,
ये लड़ाई झगड़ा करना है तो हमारे ऑफिस को नहीं आइए। दीवार तोड़ने वालों के ऊपर कोई एक्शन लिया है? सब दीवार कंप्लेंट करें आप? हाँ वो भी कर दिए, वो दीवार वो लोग बना के देंगे बोल के बोले, वो खोदने में जो ना दीवार गिरी थी वो लोग बना देंगे बोल के वो लोग तयकुन दे दिए HMDA वाले भी, और वो इमीडिएट करेंगे अभी वो लोग। रियासत तेलंगाना में आज कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस में किसी हद तक कमी आई है। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में क्या रही कोरोना की सूरत हाल। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1873 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 1,24,963 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 9 अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में इस वबा से मरने वालों की तादाद 827 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,849 अफराद रिकवर भी हुए हैं। GHMC लिमिट्स में 360 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 180 केसेस करीमनगर में दर्ज किए गए, तो वहीं जयशंकर, भोपालपल्ली और नारायणपेट में सबसे कम एक केस दर्ज किया गया। स्टेट टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने आज एसोसिएशन ऑफ टीवी सीरियल प्रोडक्शन के मैनेजर्स के साथ मीटिंग मुनक्कद की। इस मीटिंग के दौरान जहां एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने उन्हें कोरोना की वजह से रुकी हुई टीवी सीरियल्स की शूटिंग दोबारा जारी करने का मुतालबा किया, तो वहीं श्रीनिवास गौड़ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि हुकूमत तेलंगाना जल्द ही इस बारे में फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खुद रियासत के खूबसूरत मकामात और लोकेशंस को सयाहत और शूटिंग के लिए फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही टूरिज़्म डिपार्टमेंट तेलंगाना के सयाहती मकामात पर दोबारा शूटिंग की शुरुआत के लिए इंतज़ामात करेगी। అనేక రకాలుగా ప్రజలను ఆకట్టుకునేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ప్రతి జిల్లాలో కూడా మహబూబ్నగర్లో కూడా దాదాపు భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఎకో పార్క్ని కేసీఆర్ అతను ఎకో పార్క్ కూడా ఏర్పాటు చేసినాం. సోమశిల, శ్రీశైలం వరకు క్రూజర్స్, ఆదిలాబాదు, నిజామాబాదు, నల్గొండ, వరంగల్, మేదక్, ఖమ్మం, నల్గొండ, నాగార్జున సాగర్ అనేక ప్రాంతాల్లో, రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటివి. వికారాబాద్లో అనంతగిరి హిల్స్ కానీ, హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టు ప్రాంతాల్లో కూడా చాలామంది సినిమా షూటింగ్ కానీ, తర్వాత సీరియల్స్ కానీ ఇతర దేశాలకు పోయి, ఇతర రాష్ట్రాలకు పోయి వాళ్ళు షూటింగ్ చేసుకునేది. ఈరోజు అద్భుతమైన దృశ్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మన ప్రాంతాన్ని, టూరిజంని ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు. టూరిజం మీరు ఇక్కడ షూటింగ్ చేస్తే సీరియల్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చి కలిశారు. हैदराबाद के कई इलाकों में अगले 24 घंटे वाटर सप्लाई मुतासिर रहेगी। कौन कौन से हैं वो इलाके और क्यों रहेगा पानी का ये मसला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कृष्णा वाटर पाइपलाइन की मरम्मत के कामों की वजह से शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने इससे मुताल्लिक़ नोटिस जारी करते हुए बताया है कि 2 सितंबर को सुबह 6 बजे से 3 सितंबर सुबह 6 बजे तक हैदराबाद में पीने के पानी की फराहमी नहीं होगी। लोगों को ये भी मशवरा दिया गया है कि वो 2 दिन के पानी का ज़ख़ीरा रखें। वाटर बोर्ड ने मज़ीद बताया कि हैदराबाद को ताज़ा पानी की सप्लाई करने वाली कृष्णा फेस पाइपलाइन के एक हिस्से का मरम्मती काम जारी है, ताहम हैदराबाद के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी बंद होगी। जिन इलाकों में पानी फराहम नहीं होगा वो इलाके हैं मेहदीपट्टनम, कारवान, लंगर हाउस, काकतिया नगर, हुमायूं नगर, तलागड्डा, आसिफ नगर, MES, शेखपेट, टोली चौकी, मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, जियागुड़ा, रेड हिल्स, सेक्रेटरेट, ओल्ड MLA क्वार्टर्स, आलंदा, हिमायत नगर, बुडविल, हैदरगुड़ा, राजेंद्र नगर, ऊपरपल्ली, सुलेमान नगर, MM पहाड़ी, अत्तापुर, चिंतलमेट, किशनबाग, मनीकोंडा, गंधागुड़ा, नारसिंगी और किस्मतपुर। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।